कहानी की शुरुआत नोरा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपने पिता टाइडमैन के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई कर रही होती है। ऊपर पहुंचने के बाद दोनों बाप बेटी आपस में बात करते हैं। इसी दौरान टाइडमैन नोरा से उसके बचपन की पसंदीदा फेरी टेल के बारे में पूछता है जो इत्तेफाक से इन्हीं पहाड़ों से जुड़ी हुई थी। उस कहानी के मुताबिक ये पहाड़ पहले ट्रॉल्स नाम के अजीब क्रीचर्स हुआ करते थे जो कभी नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे, लेकिन एक दिन ये सब गलती से सूरज की रोशनी में आ गए और पत्थर के पहाड़ों में बदल गए। हालांकि नोरा को इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पिता का मानना था कि अगर किसी कहानी को सच होते देखना है तो पहले उस पर यकीन करना पड़ता है। इसके बाद नोरा अपने पिता के कहने पर आंखें बंद करती है और जब वो इन पहाड़ों को महसूस करने की कोशिश करती है तो उसे उनमें इंसानों जैसी शक्लें नजर आने लगती हैं। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाती है। यहाँ से कहानी लगभग 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ नोरा अब एक टैलेंटेड जूलॉजिस्ट बन चुकी होती है। उसका काम पुराने जमाने के डीएनए और दूसरे प्राचीन अवशेषों की खोज करना होता है। एक प्रोजेक्ट के दौरान नोरा और उसकी टीम को अटलांटिक कोस्ट के पास डायनासोर का एक बहुत पुराना अवशेष मिलता है जो उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित होती है। दूसरी तरफ हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां वर्कर्स की एक टीम पहाड़ को तोड़कर एक टनल बनाने का काम कर रही होती है, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान वहां कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है। टनल के अंदर काम कर रहे वर्कर्स को किसी के बहुत भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ ही पलों में पूरा टनल जोर जोर से कांपने लगता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए या वहां से भाग सके, कोई दानव जैसा जीव उन पर हमला कर देता है। इस हमले में कई वर्कर्स की जान चली जाती है। ये खबर पूरे नॉर्वे की अथॉरिटीज को हिलाकर रख देती है और तुरंत मिलिट्री डिफेंस को जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस घटना का फुटेज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाया जाता है। फुटेज देखते वक्त उनकी नजर टनल के पास मौजूद एक विशाल पैरों के निशान पर पड़ती है जो किसी विशाल आदिमानव के पैरों के निशान जैसे लग रहे थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपने असिस्टेंट अंड्रेयस को हुक्म देती हैं कि वो इस मामले की जांच के लिए किसी एक्सपर्ट को लेकर आए। अगले सीन में हम देखते हैं नोरा अपनी टीम के साथ खुशी के पल बिता रही होती है, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर से कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और सरकारी आदेश का हवाला देते हुए नोरा को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद नोरा को तुरंत मिनिस्ट्री के कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है जहां कई साइंटिस्ट्स और सरकार के बड़े अधिकारी इस अजीब घटना को समझने की कोशिश में लगे होते हैं। वहां मौजूद ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना था कि टनल की ड्रिलिंग के दौरान वर्कर्स ने मेथेन गैस के किसी हाई प्रेशर जोन को छेड़ दिया और इसी वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन नोरा उनकी इस थियरी को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो सबका ध्यान टनल के आसपास मिले उन विशाल निशानों की तरफ दिलाती है और कहती है कि ये किसी आम हादसे के निशान नहीं लगते, बल्कि किसी बहुत बड़े जीव के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। इसी वजह से उसका मानना था कि इसके पीछे किसी विशाल प्राणी का हाथ हो सकता है। तभी मिनिस्ट्री ऑफिस की एक वर्कर लड़की सबको इंसिडेंट का फुटेज ला कर देती है। यह फुटेज उसी जगह पर मौजूद एक लड़की ने रिकॉर्ड किया था जहां यह हैरान कर देने वाली घटना घटी थी। फुटेज में साफ नजर आता है कि हादसे के बाद टनल के अंदर एक बहुत बड़ा और डरावना क्रीचर मौजूद था। उसका पूरा शरीर किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी ऐसी दिख रही थी जैसे वह पत्थरों से बनी हो। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड वाली जगह पर एक बूढ़ा कपल आराम से बैठकर चाय पी रहा था। तभी घर के बाहर उनका कुत्ता बार बार भौंकने लगता है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत को बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही होती है। देखते ही देखते पूरा घर हिलने लगता है। डर के मारे दोनों तुरंत बेसमेंट में चले जाते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का आधे से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो चुका होता है। जैसे ही इस घटना की खबर मिनिस्ट्री तक पहुंचती है, वे लोग नोरा और अंड्रेयस को कैप्टन क्रिस और उसकी मिलिट्री टीम के साथ वहां जांच के लिए भेज देते हैं। जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तब तक क्रिस की टीम पहले से ही वहां मौजूद होती है। नोरा उस बूढ़े कपल से बात करती है और उनसे पूरी घटना के बारे में पूछती है। इस दौरान वह औरत बताती है कि जिस भी चीज ने उन पर हमला किया था उसकी आवाज किसी हाउलिंग की तरह लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह काफी दर्द में हो। इसके बाद नोरा घर के आसपास मौजूद फुटप्रिंट्स और दूसरे निशानों की जांच करती है। जांच के दौरान वह बताती है कि यहाँ एक खास तरह की स्मेल आ रही है जिसे पेलियोंटोलॉजी की भाषा में पेट्रिकॉर कहा जाता है। वह बायोलॉजिकल ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर के ही निशान मिलते हैं। इसके बाद अंद्रेयस, नोरा और क्रिस उन फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये निशान लगभग 2 मील तक जाने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। थर्मल कैमरास से भी आसपास कोई एक्टिविटी या मूवमेंट डिटेक्ट नहीं हो रही थी। नोरा अपनी राय देते हुए कहती है कि इतना बड़ा दानव बिना कोई निशान छोड़े गायब नहीं हो सकता। उसका मानना था कि यह क्रीचर कहीं छिपने के लिए किसी तरह की छिपने की कला का इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान अंद्रेयस और क्रिस नोरा से पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तब नोरा कहती है कि उन्हें उसके पिता टाइडमन से मिलना होगा, क्योंकि इस तरह की एंटिटीज और नॉर्वे के पुराने लेजेंड्स पर उन्होंने काफी रिसर्च कर रखी है। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि नोरा और उसके पिता के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं और नोरा ने कई सालों से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोरा, अंद्रेयस और क्रिस टाइडमैन से मिलने उसके घर पहुंचते हैं।
पहले तो नोरा के पिता उन लोगों को पहचान नहीं पाते और शक के चलते उन पर बंदूक तक तान देते हैं। तब नोरा आगे बढ़कर उन्हें शांत करती है। माहौल थोड़ा संभलने के बाद नोरा के पिता उससे पूछते हैं, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर नोरा उन्हें पूरी बात बताना शुरू करती है, लेकिन नोरा के पिता सबको घर के अंदर आने के लिए बुलाते हैं और बैठकर बात करने के लिए कहते हैं। टाइडमैन के घर में हर तरफ ट्रोल्स और पुराने लेजेंड्स से जुड़ी तस्वीरें और चीजें लगी हुई होती हैं। इसी बीच अंद्रेयस की नजर नाजी एरा की एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। तब टाइडमैन उसे बताता है कि साल 1943 में रशियन आर्मी नाजी कैदियों से नॉर्डलैंड रेलवे की खुदाई करवा रही थी, लेकिन पहाड़ को काटने के दौरान उनका सामना एक विशाल और रहस्यमयी जीव से हुआ, जिसके बाद उन्हें काम बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि यह बात कभी पब्लिक तक नहीं पहुंच सकी और मीडिया में आने से पहले ही दबा दी गई थी। यह सब सुनकर नोरा बताती है कि कुछ ऐसा ही कई सालों बाद एक बार फिर से हुआ है। फिर वह अपने पिता टाइडमैन को मॉन्स्टर वाले इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताती है और उसका फुटेज भी दिखाती है। सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद टाइडमैन कहता है कि साल 1840 तक नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ट्रॉल्स से संबंधित हर तरह की जानकारी और उनसे कांटेक्ट रखने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसका मानना था कोई भी सच हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। यह बात सुनकर नोरा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उन्हें किसी पुरानी फेरी टेल जैसी कहानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ट्रॉल्स जैसे क्रीचर्स वाकई 1000 साल पहले नॉर्वे में रहते थे तो अब तक उनका कोई न कोई साइंटिफिक एविडेंस जरूर मिल जाना चाहिए था। लेकिन टाइडमैन अपनी बात पर कायम रहता है। वह कहता है कि ट्रॉल्स सदियों पहले नॉर्वे में मौजूद थे और नॉर्वे के लोगों को क्रिश्चियन बनाने के बाद धीरे धीरे उनकी आबादी खत्म हो गई। अपनी बात समझाने के लिए वह उन्हें एक मशहूर कलाकार की बनाई हुई तस्वीर दिखाता है। हैरानी की बात यह थी कि उस तस्वीर में बना क्रीचर बिल्कुल उस मॉन्स्टर जैसा लग रहा था जिसे सबने फुटेज में देखा था। टाइडमैन बताता है कि इस कलाकार ने अपने समय में ट्रॉल्स को लेकर कई अजीब और काल्पनिक कहानियां लिखी थीं, लेकिन उसके मुताबिक उन कहानियों का असली मकसद ट्रॉल्स की सच्चाई को लोगों से छुपाना था। वहां मौजूद कोई भी नोरा के पिता की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वह सबके साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाता है। इसके बाद टाइडमैन और बाकी सब लोग हेलीकॉप्टर में दानव की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान टाइडमैन अपनी थियोरी बताते हुए कहता है कि यह ट्रॉल कोई मेल ट्रॉल भी हो सकता है और फीमेल ट्रॉल भी। फिर उड़ते हुए अचानक टाइडमैन हेलीकॉप्टर को रुकवाने के लिए कहता है, जहां से मॉन्स्टर के पैरों के निशान अचानक गायब हो गए थे। नीचे उतरने के बाद वह आस-पास की मिट्टी और जमीन को ध्यान से चेक करने लगता है। यहीं पर नोरा और टाइडमैन के बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। टाइडमैन पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यह कोई आम मॉन्स्टर नहीं बल्कि नॉर्स लेजेंड्स में बताया गया असली ट्रॉल है, लेकिन नोरा अब भी इस बात को सिर्फ अपने पिता की कल्पना मानती थी। तभी नोरा को एक बार फिर वही अजीब वाली स्मेल महसूस होती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। दरअसल नोरा और टाइडमैन के बिल्कुल पीछे विशाल पत्थरों के बीच किसी की आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। असल में वही ट्रॉल था। दूर से देखने पर वह किसी आम बड़े पत्थर की तरह लग रहा था और इसी वजह से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन अगले ही पल वह विशाल क्रीचर अचानक से खड़ा हो जाता है। यह देखते ही अंद्रेयस और क्रिस घबरा जाते हैं। वह एक बहुत बड़ा क्रीचर था जो इंसान जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ लग रहा था। अब सब डर के मारे जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं और उसमें बैठते ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जाते जाते ट्रॉल की लाइव फुटेज और तस्वीरें तुरंत कंट्रोल रूम में भेज दी जाती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर और कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोग उस क्रीचर को देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे जो देख रहे हैं उस पर यकीन करें भी या नहीं। पूरा रूम एकदम चुप रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब वे लोग वापस लौट कर आते हैं, कंट्रोल रूम में नोरा सबको समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले उन्हें इस क्रीचर के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बात को अलग नजरिए से देखती हैं। उनके मुताबिक यह जो भी क्रीचर है वह इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से वह तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला कर लेती हैं और आर्मी को तैयार रहने के ऑर्डर्स दे देती हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब टाइडमैन नोरा से बात करता है तो उसका मानना था कि नॉर्वे के ट्रोल्स ने इंसानों की वजह से बहुत दर्द सहा है। उसे लगता है कि यह ट्रोल असल में खतरनाक नहीं है बल्कि सिर्फ डरा हुआ है। सदियों तक पहाड़ों में छुपा रहने के बाद जब वह बाहर निकला होगा तो उसने देखा होगा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। फिर वह नोरा को उसके बचपन की बात याद दिलाता है और कहता है कि शायद उसे एक बार फिर अपने दिल की बात पर भरोसा करके देखना चाहिए। टाइडमैन की बात सुनने के बाद नोरा को भी लगने लगता है कि शायद उसके पिता गलत नहीं थे। इसलिए वह कैप्टन क्रिस से बात करती है और मिलिट्री ऑपरेशन में साथ चलने की इजाजत मांगती है। क्रिस शुरू में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नोरा आखिरकार उसे मना लेती है। इसके बाद मिलिट्री अपने सारे हथियार और इक्विपमेंट के साथ उसी इलाके में पहुंच जाती है जहां ट्रॉल को आखिरी बार देखा गया था। यहाँ कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा शांत हो जाता है।
इसी दौरान नोरा अपने पिता को अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि अपनी माँ की मौत के बाद उसने बचपन की उन सारी कहानियों से खुद को दूर कर लिया था जिन पर वह कभी यकीन किया करती थी। साथ ही वह अपने पिता को पुरानी बातों के लिए माफ भी कर देती है। इसके बाद सब लोग मिलकर ट्रॉल के दोबारा सामने आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में जंगल के पीछे से ट्रॉल एक बार फिर नजर आता है। जैसे ही वह सामने आता है, सोल्जर्स बिना देरी किए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यह देखकर नोरा के पिता टाइडमैन तुरंत सबको रोकने की कोशिश करता है। उसका मानना था कि इस तरह हमला करने से ट्रॉल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोलियों और धमाकों का ट्रॉल पर लगभग कोई असर नहीं होता। उल्टा वह और भी ज्यादा भड़क उठता है और मिलिट्री पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ट्रॉल एक सोल्जर को पकड़ लेता है और उसे सीधा निगल जाता है। यह सब देखकर नोरा के पिता खुद आगे बढ़ता है और ट्रॉल से बात करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह थी कि ट्रॉल वाकई उसकी बात सुनकर शांत होने लगता है। कुछ पलों के लिए लगता है जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ गई हो, लेकिन तभी मिलिट्री पीछे से टैंक फायर कर देती है। टैंक का वार लगते ही ट्रॉल फिर से गुस्सा हो जाता है और इसी हंगामे में टाइडमैन भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हालात इतने खराब हो चुके थे कि टाइडमैन की जान बचाना मुमकिन नहीं था। अपनी आखिरी सांसों में वह नोरा को कुछ अजीब सी बातें बताता है। वह पैलेस, किंग और होम जैसा कुछ कहता है। साथ ही वह नोरा से कहता है कि हर हाल में खुद पर भरोसा रखना, और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता को खोने के बाद नोरा पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन हम उसे टाइडमैन की पुरानी चीजों और तस्वीरों को देखते हुए पाते हैं। उन्हीं सामानों में उसे ट्रॉल्स पर लिखी हुई एक किताब मिलती है जो उसके पिता के पास थी। जब नोरा और आंद्रेयास उस किताब को ध्यान से पढ़ते हैं तो उन्हें उसमें वही क्लूज नजर आते हैं जो टाइडमैन मरने से पहले बोलकर गया था, यानी पैलेस, किंग और होम। किताब पढ़ते वक्त नोरा एक और जरूरी बात नोटिस करती है। उसमें लिखा था कि ट्रॉल्स सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते हैं। लेकिन यह बात नोरा को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वह ट्रॉल को दिन के वक्त भी कई बार देख चुकी थी। इसी बीच एक पुरानी तस्वीर देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत मिनिस्ट्री के लोगों के सामने एक नया प्लान रखती है। नोरा कहती है कि अगर वे सच में इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए उन्हें यह मानकर चलना होगा कि पुरानी फेरी टेल्स में सच्चाई छुपी हुई है। उसका कहना था कि लेजेंड्स के मुताबिक ट्रोल्स क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं और चर्च बेल्स की आवाज सुनकर वे वीक हो जाते हैं। इसी वजह से वह सजेस्ट करती है कि उन्हें भी चर्च बेल्स का इस्तेमाल ट्रोल के खिलाफ करना चाहिए। सबको यह आइडिया काफी बचकाना लगता है, लेकिन उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आखिरकार इस ऑपरेशन को अप्रूवल दे देती हैं। उधर मिलिट्री लगातार ट्रॉल को ट्रैक कर रही थी। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि ट्रॉल अब ओस्लो के एक पब्लिक पार्क की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में वह पार्क तक पहुंच जाता है और वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ने लगता है। उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी नोरा और उसकी टीम हेलीकॉप्टर्स की मदद से ट्रॉल के चारों तरफ बड़े बड़े चर्च बेल्स लेकर घेरा बना लेती है। बेल्स की आवाज सुनते ही ट्रॉल बेचैन और परेशान होने लगता है। गुस्से में आकर वह हेलीकॉप्टर्स पर हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें हवा में ही उठाकर फेंकने लगता है। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर सीधा पार्क में खड़े एक बच्चे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ट्रॉल खुद उस बच्चे को बचा लेता है और उसे चोट लगने से रोक देता है। नोरा यह सब अपनी आंखों से देखती है और उसे तुरंत अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं कि उसके पिता ट्रॉल्स के बारे में सही थे। उधर मिनिस्ट्री कंट्रोल रूम में ऑपरेशन को फेलियर मानते हुए नोरा की टीम को प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है। आंद्रेयास को यह फैसला पसंद नहीं आता और वह नाराज होकर अपना रेजिग्नेशन दे देता है, लेकिन नोरा हार नहीं मानती। वह अब भी अपने पिता की किताब को बार बार पढ़कर क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वह आंद्रेयास से कहती है कि उसे अब तक समझ नहीं आ रहा कि पैलेस से आखिर मतलब किस जगह से है। तब आंद्रेयास उसे ओस्लो के रॉयल पैलेस के बारे में बताता है जहाँ नॉर्वे का राजा रहता है। यह बात सुनकर नोरा तुरंत वहाँ पहुँचती है। वहाँ उसका इंतजार सैंडिंग नाम का एक आदमी कर रहा होता है। सैंडिंग बताता है कि उसे पहले से पता था। अपने पिता की सच्चाई की तलाश करते करते नोरा एक दिन यहाँ जरूर आएगी। वह एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में बताता है। कई सालों पहले ट्रॉल्स वाकई नॉर्वे में रहा करते थे और जहां आज रॉयल पैलेस बना हुआ है वहीं कभी ट्रॉल्स का असली महल हुआ करता था। क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव के दौरान ट्रॉल्स के पूरे खानदान को मार दिया गया और बाद में उनकी जमीन पर रॉयल पैलेस खड़ा कर दिया गया। सिर्फ एक ट्रॉल बच पाया था जिसे दूर पहाड़ों में कैद कर दिया गया था और टनल की खुदाई के बाद ही वह आजाद हो सका। सैंडिंग यह भी बताता है कि टाइडमैन को जब यह सच्चाई पता चली थी तो लोग उसे पागल समझते थे। इसके बाद सैंडिंग उन दोनों को पैलेस के बेसमेंट में ले जाता है जहां आज भी हजारों ट्रॉल्स की हड्डियां संभाल कर रखी हुई थीं। नोरा उनमें से एक हड्डी पर यूवी लाइट डालती है। जैसे ही यूवी रेज उस पर पड़ती हैं, हड्डी जलने लगती है। यहीं पर नोरा को समझ आ जाता है कि ट्रॉल को सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि उसमें मौजूद यूवी किरणों से नुकसान होता है। आंद्रेयास फिर उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो ट्रॉल दिन में कैसे घूम रहा था। नोरा समझाती है कि उस वक्त आसमान बादलों से ढका हुआ था और डायरेक्ट सनलाइट उस तक नहीं पहुंच रही थी, इसी वजह से वह बच गया था।
अब सारी बातें नोरा के दिमाग में एकदम क्लियर हो जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ट्रॉल रॉयल पैलेस की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके लिए वही उसका असली घर है। वह सिर्फ अपने घर लौटना चाहता है। इसी बात से नोरा के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह क्रिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। इसके बाद नोरा और आंद्रेयस एक मरे हुए ट्रॉल की खोपड़ी का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वह उनके पीछे पीछे आए। उधर मिनिस्ट्री ने ट्रॉल को खत्म करने के लिए पूरे ऑस्लो सिटी को उड़ाने तक की तैयारी शुरू कर दी थी। इस वजह से शहर के सारे लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है। अब नोरा रास्ते पर उस दानव का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह सामने दिखाई देता है, नोरा तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और उसके पैरों के नीचे से निकल जाती है। जाते जाते वह गाड़ी के पीछे रखी ट्रॉल की खोपड़ी से कपड़ा हटा देती है। खोपड़ी को देखते ही दानव का ध्यान उस पर चला जाता है। हैरानी की बात यह थी कि वह दानव नोरा की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में जाते वक्त वह खोपड़ी अचानक गाड़ी से नीचे गिर जाती है। दानव उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेता है, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर गलती से खोपड़ी उसके हाथ से गिर जाती है। यह देखते ही वह बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और गाड़ी के पीछे तेजी से दौड़ने लगता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जाता है। उधर क्रिस और उसकी टीम एक बहुत पावरफुल यूवी लाइट सिस्टम तैयार कर चुके थे। किसी तरह ट्रॉल को उस जगह तक लाया जाता है और कंट्रोल रूम से ऑर्डर आने से पहले ही क्रिस की टीम उस पर तेज यूवी रेज चला देती है। यूवी रेज लगते ही वह ट्रॉल दर्द से तड़पने लगता है। यह देखकर सबको लगता है कि आखिर उनका प्लान काम कर गया है। लेकिन उसी वक्त नोरा को अपने पिता की बातें याद आती हैं। जब वह ट्रॉल को रोता हुआ देखती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। इसी वजह से वह यूवी सिस्टम बंद करवा देती है। फिर वह ट्रॉल को समझाने की कोशिश करती है कि उसे वापस पहाड़ों में लौट जाना चाहिए। अगर वह शहर से दूर रहेगा तो शायद उसकी जान बच सकती है। ट्रॉल उसकी बात समझता हुआ शांत हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद नॉर्वे में सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है। इस बार ट्रॉल सीधा सूर्य की रोशनी के सामने खड़ा था। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। आखिरकार ट्रॉल हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।